वो तुरंत चिल्लाती है, नहीं, और चोईवू की ओर हाथ बढ़ाती है। जैसे ही दुनिया ओझल होने लगती है, वो उसका नाम पुकारती है, लेकिन सीन गायब हो जाता है। अगले ही पल वो वापस अपने अपार्टमेंट में अकेली बैठी, हाथ में अंगूठी थामे शून्य में घूर रही है। तभी वो उस शर्त को पढ़ती है जिसे उसने पहले छोड़ दिया था। आप एक पुरुष चरित्र को केवल 50 घंटों तक डेट कर सकते हैं। लेकिन इस सबसे पहले पिछली रात सोमी ने पहले ही कदम उठा लिया था। वर्चुअल दुनिया से बाहर निकाले जाने के बाद वो अभी भी गुस्से में थी। वो देर रात टिएनोंग के घर पहुंची और दरवाजा खटखटाने लगी। युन ने थके हुए और चिड़चिड़े भाव से दरवाजा खोला। क्या तुम्हें पता है कि अभी क्या समय हो रहा है? सोमी ने जल्दी से कहा। मैंने इसका हल निकाल लिया है। मुझे पता है कि चोवू को क्या करने की जरूरत है। उसने ऐप का जिक्र किए बिना अपनी बात समझाई और इसे एक रचनात्मक विचार के रूप में पेश किया। समस्या कभी खुद चोवू नहीं था। अत्यधिक बनावटी संवाद, नाटकीय भाषण और बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई भावनाएं असली समस्या थीं। लेकिन वो जिस फैंटेसी का प्रतिनिधित्व करता है, वो कभी समस्या नहीं थी। वो एक क्लासिक पात्र है। उस तरह की फैंटेसी जिसे महिला पाठक अपनी थकाऊ जिंदगी से ब्रेक लेने के लिए वास्तव में चाहती हैं। दर्शक कभी उससे नहीं उबे थे, वे इसके पेश करने के तरीके से उब चुके थे। इसमें से बचकानी चीजें हटा दो और भावनाओं पर केंद्रित करो, जैसे वो लग्जरी स्टोर वाला सीन, पूल का वो शांत पल, वो शक्तिशाली व्यक्ति जो कभी किसी से कुछ नहीं मांगता, सिर्फ तुम्हें मांग रहा है, और कहानी फिर से प्रभावशाली हो जाती है। युन चुपचाप उसकी बात सुनता है। उसने पूरी रात काम किया, अगली सुबह परिणाम तुरंत सामने आ जाते हैं। नया एपिसोड रिलीज होता है और पाठक तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। चार्ट अपडेट होते हैं। हुआनी की योजना तीसरे नंबर पर पहुंच जाती है, जबकि यिनोंग की द मैन टू नो वापस नंबर 1 पर आ जाती है। ऑफिस उत्साह से भर जाता है। हर कोई सोमी को बधाई देने के लिए दौड़ता है। वो इस जश्न के बीच चुपचाप खड़ी रहती है, धीमी मुस्कान के साथ उन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करती है जो अभी अभी घटी थीं। अगले दृश्य में सोमी ऐप की अपनी समीक्षा जमा करने के लिए मिन्योंग से मिलती है। वो इसे पढ़ता है और सिर हिलाते हुए कहता है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसी उसे उम्मीद थी, साफ और अच्छी तरह से लिखा हुआ। फिर वो पूछता है, सच कहूँ तो ये दिलचस्प है कि उसकी पसंद उसके अपने ही वेबटून के एक पात्र से मेल खा गई। तो अनुभव कैसा रहा? सोमी जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचती है। ये मज़ेदार था। खैर, मज़ेदार से कहीं बढ़कर। मिन्योंग फिर पूछता है कि उसने सेशन इतनी जल्दी क्यों ख़त्म कर दिया। सोमी बताती है कि चीवू ने शुरुआत से ही उम्मीदें बहुत ऊंची कर दी थीं। मिन्योंग शांति से जवाब देता है, मिस सो, अभी भी 899 पात्र बचे हैं। आप इतनी यकीन से कैसे कह सकती हैं कि चीवू ही सबसे अच्छा है? अगर आप अपने बाकी घंटे छोड़ देती हैं तो आपको बाद में पछतावा हो सकता है। सोमी चिप हो जाती है। उस शाम को घर पर खुद से बहस करती है। वो कमरे में इधर उधर टहलती है और जोर देती है कि वो दोबारा लॉगिन नहीं करेगी। वो खुद से कहती है कि वो इस सर्विस को समझ चुकी है, सिर्फ एक काल्पनिक आदमी की वजह से वापस जाने का कोई कारण नहीं है। फिर वो अचानक रुक जाती है और कहती है, ये 1 महीने का ट्रायल है, इसका सही इस्तेमाल क्यों न किया जाए? मैंने मुफ्त की चीज़ को कब से मना करना शुरू कर दिया? वो डिवाइस उठाती है और अंगूठी पहन लेती है। सोमी दोबारा बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड की दुनिया में लॉगिन करती है। बॉयफ्रेंड मैनेजर मुस्कान के साथ उसका स्वागत करती है। ऐसा लगता है कि आज आपकी किस्मत में एक और शानदार पसंद है, जल्दी चलिए। सोमी उसके पीछे चलती है, अभी भी संशय में है। उसकी बातचीत जारी रहती है। मिन्योंग ने मुझे वापस आने के लिए मना लिया, पर क्या वाकई चीवू, जो कि एक असल वेबटून हीरो है, उससे भी ज्यादा रोमांचक कोई आदमी हो सकता है? फिर वो एक पूरी तरह से नई दुनिया में दाखिल होती है। यहाँ का माहौल अलग, गर्मजोशी भरा और चोवू की दुनिया की तुलना में थोड़ा अस्त व्यस्त लगता है। ऐप घोषणा करता है, बधाई हो मिस सोमी, अपनी दूसरी डेट से मिलने के लिए। उसी समय वो एक लड़के से मिलती है और वे एक दूसरे को देखते हैं, और फिर वो बिना एक शब्द कहे बस मुड़ता है और अपने दोस्त के साथ चला जाता है। सोमी उसे जाते हुए देखती है और सोचती है कि कैंपस का सबसे लोकप्रिय लड़का मुझे पसंद करता है। अच्छा मोड़ है, लेकिन सच तो ये है कि वो उसे पसंद नहीं करता, अभी नहीं। अगले सीन में सोमी अपनी कॉलेज सहेली सूजी के साथ कैंपस में घूम रही है। दोनों साथ में टहलते हैं, क्लब के स्टॉल देखते हैं, बातें करते हैं और हंसते हैं। ऊर्जा काफी हल्की है, जैसे दो दोस्त नए स्कूल साल की शुरुआत का आनंद ले रहे हों। जल्द ही वे स्टूडेंट काउंसिल स्टॉल के पास एक लंबी लाइन देखते हैं। जब वे पूछते हैं कि ये किस लिए है, तो उन्हें पता चलता है कि लोग मैच के टिकटों के लिए लाइन में लगे हैं। जाहिर तौर पर इवेंट पहले ही सोल्ड आउट हो चुका है और कॉन्गजुन ही वो कारण है जिसकी वजह से हर कोई यहाँ है। किसी तरह सूजी टिकट हासिल करने में कामयाब हो जाती है, इसलिए वे अंदर जाते हैं और मैच देखते हैं।
सोमी अचानक खुद को एक यूनिवर्सिटी जिम्नेजियम के अंदर पाती है। मैच फ्लोर पर कुंडो गियर पहने एक युवक ने अभी अभी सफाई और ताकत के साथ अपनी लड़ाई खत्म की है। भीड़ खुशी से झूम उठती है। स्टैंड्स में लड़कियां उसके नाम की तख्तियां लहरा रही हैं। ये साफ है कि वो उस बिल्डिंग का सबसे लोकप्रिय व्यक्ति है। उसका नाम कोंगजुन है, आर्किटेक्चर का छात्र, कुंडो क्लब का अध्यक्ष और एक ऐसा चेहरा जिसे कैंपस का हर कोई जानता है। वो वही है जिससे वो शुरुआत में मिली थी। उसके बाद सोमी सूजी और कई और लड़कियों के साथ कुंडो क्लब में शामिल होती है, जिनमें से अधिकांश खुले तौर पर स्वीकार करती हैं कि वो कोंगजुन की वजह से इसमें शामिल हुई हैं। उनके पहले अभ्यास सत्र के दौरान कोंगजुन उन्हें बुनियादी चीजें सिखाता है। दायां पैर आगे, तलवार को इस तरह पकड़ो, मिडिल स्टांस, अब सिर की ओर प्रहार करो। सोमी हर निर्देश को सावधानी से पालन करती है। फिर वो मूव करती है। पूरा कमरा अचानक शांत हो जाता है। वो सिर्फ ठीक ठाक नहीं, बल्कि आश्चर्यजनक रूप से अच्छी है। दूसरे छात्र हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। कोंगजुन उसे घूरता है और पूछता है, क्या ये वाकई तुम्हारा पहला समय है? सोमी भी उतनी ही उलझी हुई दिखती है और कहती है, मैं तो अक्सर चलते चलते लड़खड़ा जाती हूँ, अभी क्या हुआ? कोंगजुन उसकी दुर्लभ तारीफ करता है, बहुत अच्छा काम किया, मुझे इसका इंतजार रहेगा। और फिर वो बस वहां से चला जाता है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब और लाइक करें ऐसे वीडियो और देखने के लिए।